आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, कल वफाकी कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया, जिसमें कुछ अशिया सस्ती हुई तो और कुछ महंगी हुई। जिसमें कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं, उसमें उसका सामान जो है उसमें जो है महंगाई हुई है, और इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट वगैरह जो है इसमें दीगर अशियाओं में भी इजाफा हुआ है। देखने में ये आया है अपोजिशन जमातों की जानिब से बजट पर एहतजाज किया जा रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे कि गरीब इंसान को इस बजट में क्या रिलीफ मिला। मुझे नहीं लगता कि गरीब आवाम जो जिस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी उम्मीदें थी कि हो सकता है ये जो आने वाला बजट है हमारे लिए खुश आइन साबित हो, लेकिन उस तरह से वो बजट जो उम्मीदें थी उनकी वो पूरी ना उतर पाई। वैसे तो इमरान खान साहब ने बड़े वादे किए थे कि आने वाला बजट जो है आवाम के लिए बेहतरीन साबित होगा, लेकिन इस बजट में जो है आवाम फिर से मायूस हो चुकी है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में आज दीगर जमातों को इनवाइट किया है, उनसे हम बात करेंगे वो कितना खुश है इस आने वाले नए बजट के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। बजट पेश वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से फयाज़ कायम खानी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नजीब अयूबी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पब्लिक एड कमेटी की। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? नजीब साहब आप कैसे हैं? फयाज़ साहब अच्छा जी। जैसे कि आपको पता है कि पहला सवाल मैं आपसे ही करूँगी। बहरिया टाउन जो है उसके लिए MQM पाकिस्तान तो बोल पड़ी, लेकिन कराची की आवाम के लिए कब बोलेगी? बहरिया टाउन की आवाम के लिए अगर बोली है तो कराची के लिए बोली है ना। अच्छा। और कराची के लिए MQM के अलावा कोई और बोलता भी नहीं है, और ना कभी किसी ने बोला है। जितने भी अवामी मसाइल के इश्यूज़ हैं उस पर MQM के अलावा किसी और ने ना तो बोलना नहीं, स्टैंड भी किसी ने नहीं लिया है। और अगर आप उंगलियों पे भी गिनेंगे कराची के मसाइल के ऊपर बोलने के लिए तो MQM के अलावा किसी ने बात नहीं की है। सही। और बहरिया टाउन पे बोलना समझे कराची में ही बोलना है, क्योंकि जो दहशतगर्दी का हमला किया गया था वो कराची के अवाम के ऊपर ही किया गया था ना। वो कारोबारी और जो अमलाक जलाई गई हैं, जो जायदादें ख़राब की गई हैं, जो नुकसान किए गए हैं, वो कराची के अवाम के थे, वो बहरिया टाउन के नहीं थे। वो बहरिया टाउन की मलकियत नहीं है। अगर जो दहशतगर्दी का जो ये वाक़या हुआ है, जो दहशतगर्द आए थे और जो ये नस्ल परस्ती का जो उन्होंने मुजाहरा किया है, अगर उनको बहरिया टाउन से कोई तकलीफ़ थी या मलक रियाज से कोई तकलीफ़ थी तो वो जाके बहरिया टाउन के हेड ऑफिस में मुजाहरा करते। वो अंदर जो बहरिया टाउन का हेड ऑफिस है वहाँ तक तो वो पहुँचे ही नहीं है। उन्होंने तो कराची के अवाम का ही नुकसान किया ना, कराची के लोगों के अमलाक को जलाया हुआ है। तो अगर MQM बोली है तो ये समझे कराची के लिए बोली है ना। लेकिन कराची के तो बहुत सारे मसाले हैं, उनके ऊपर MQM पाकिस्तान क्यों कुछ नहीं बोलती? जैसे कि अगर हम बात करें कचरे के हवाले से, वो क्यों नहीं आज तक साफ हुआ? देखें, कराची का मसला एक कचरा ही नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, उंगलियों पे भी नहीं गिन सकते, इतने मसले उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते, इतने मसाइल हैं। उनके लिए MQM के अलावा कोई बात करता भी नहीं है। अगर थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको तफसील से बताऊंगा तो कराची के मसाइल के लिए MQM के अलावा किसी और ने स्टैंड लिया ही नहीं है आज तक। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे रोड और स्ट्रीट्स का मसला हो, चाहे वो कचरे का मसला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, चाहे यहाँ के जाली डोमिसाइल का मसला हो, चाहे मरदमशुमारी का मसला हो। कराची के जितने भी अवामी मसाइल है वो MQM नहीं उठाएं। MQM ने आवाज़ नहीं उठाई है, MQM ने हर फोरम इस्तेमाल किया है। MQM ने असेंबली भी इस्तेमाल की है, MQM अदालतों के अंदर मौजूद है कराची के मसाइल के ऊपर। और जितना भी शहरी सिंध के मसाइल है उसमें MQM तमाम बल्दियाती इख्तियारात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जाली डोमिसाइल में सिंध हाई कोर्ट के अंदर है, और जितने भी ये जो मरदमशुमारी है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। कराची के जितने अवामी मसाइल हैं वो हर फोरम पे MQM के अलावा कोई और उठाता ही नहीं है। जी नजीर कोई साहब और ऑन भी नहीं करता है कराची को। फयाज साहब कह रहे हैं कि MQM के अलावा जो है कराची के मसाइल कोई और जमात नहीं उठा सकती। फयाज साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े हमारे मोहतरम हैं,
और आपका ताल्लुक़ जिस जमात से है। अब ये सारी बातें तो देखें, मैं ऐसे नहीं समझता कि एक प्रोग्राम के अंदर हो सकती है। वन बाय वन जो मैंने अभी अच्छे से कलमात सुने हैं फैयाज साहब की ज़बान से, मैं उसी को दोहराता हूँ। ये जो बहरिया टाउन का इशू आपने छेड़ा है बीबी, बात यह है कि बहरिया टाउन में तो लोग बसते हैं ना, और लाखों लोग वो हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। बहरिया टाउन से हमदर्दी का तकाजा तो ये बनता है कि उनके पैसे वापस दिलवाने की कोशिश की जाए, जो नुकसान उनकी हुआ है अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी के पैसे वहाँ लगे हैं वो दिलवाने की कोशिश की जाए, उनके साथ खड़ा हुआ जाए उनके बुरे वक्त में। अच्छा, ये जमात इस्लामी गुज़िश्ता कोई 4 साल से ये काम कर रही है, और 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मलिक रियाद जमात इस्लामी के दफ्तर आए और उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ। उस वक्त तो कोई सियासी जमात खड़ी नज़र नहीं आती थी। जब ये लोग रोते हुए आए थे बहरिया टाउन के लोग हमारे पास कि 35% लग गया है, हमारी फर्स्ट पोजीशन का काम हो रहा है कि अभी कब्जा लो और 35% इजाफी दो, लिटरली वो लोग रो रहे थे। उनके लिए आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं इनको नहीं फैयाज भाई को कह रहा, इस सब एक बहुत सारी पार्टियां सभी की सब खामोश रही। अच्छा, अब आग लगने का एक वाकया होता है तो उस पर आप, लेकिन वहाँ के लोगों ने खुद MQM के साथ जो सलूक किया है, जब वहाँ नारे लगने शुरू हुए तो वो तो बमुश्किल तमाम इन्होंने गेट पे जाके फिर तस्वीरें और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो आपको सब TV पे पता चल गया होगा। मैं बहुत इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ मोहतरम फैयाज भाई के साथ कि ये देखिए, अब रिएक्शन पब्लिक का आना शुरू हो गया है कि गुज़िश्ता 35 साल से आप कराची के अंदर मौजूद हैं। एक जज्बाती फ़ज़ा के अंदर आपने कोशिश की लोगों को अपने साथ इंटैक्ट रखने की, लेकिन ये फ़ज़ा जो है बहुत देर तक कायम नहीं रहती। आज का जो नौजवान है, आज की जो ब्रीड है और आज के जो लोग हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से कराची के साथ 35 सालों में सलूक हुआ। फैयाज भाई ने बात की कि हमने जनाब वो कराची के हर मसले पे आवाज़ उठाई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कराची के हर मसले पे आवाज़ उठाना ही क्या मसले का हल है, या ये कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो 1 बाय 1 उनके लिए कानून साजी करें, उनके लिए लोगों के लिए आसानी पैदा करें। चलिए जी, मैं गिनवाता हूँ कुछ बातें जो बात कर रहे हैं कि कराची के लिए सिर्फ हमने आवाज़ बुलंद की। ऐसा नहीं है। कराची के अंदर जब जमात इस्लामी यहाँ पर हुकूमत में थी, मेयर थे अब्दुलसत्तार अफगानी साहब थे, नेमतुल्लाह खान साहब थे, तो उस वक्त के मैं सिर्फ चंद मंसूबे गिनाता हूँ, और कोई उसे चैलेंज कर दे यहाँ पर आके कि नहीं जी हमने इनसे ज़्यादा काम किया। नेमतुल्लाह खान साहब और मेयर अब्दुलसत्तार अफगानी साहब ने जब यह काम किया तो पानी के जितने मंसूबे इस वक्त यहाँ हम देख रहे हैं ना, जिससे हम पानी पीते हैं, ये सारे जमात इस्लामी की बल्दियात के दौर में हुए थे। उसके बाद एक कतरा पानी लाइनों के अंदर नहीं आया। हब डैम का प्रोजेक्ट नेमतुल्लाह खान और अफगानी साहब का प्रोजेक्ट है। K1, K2, K3, K4 इसकी सारी वर्किंग नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में हो गई थी, उसकी एग्जीक्यूशन रह गई थी। एग्जीक्यूशन के अंदर पता चला कि वो फंड इतने मांगे गए और 10 दफ़ा उसके नक्शे चेंज किए गए। अब मालूम ये होता है कि वो प्रोजेक्ट भी चला गया। तो कराची के लोग तो बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आप तो हुकूमत में भी शामिल हैं, मरकज़ी हुकूमत में, और आप यहाँ पर मेयरशिप भी। अब मेयरशिप कितनी दफ़ा इनके पास रही? फारूक सत्तार साहब 2 मरतबा मेयर है। लोग इस वक्त भाई वो देखते हैं कि आपने ग्राउंड पे काम क्या किया है। अगर आपने ग्राउंड पे काम नहीं किया है, फैयाज साहब ये खातून आपको टिश्यू दे रही हैं, ले लीजिए, आप स्क्रीन ना देखें, पसीना पोछे। अरे 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 मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब देता हूँ, आप बोल रहे। मैं आपसे कोई मैं अच्छे माहौल में नहीं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा तमाम बातों का। नहीं, मैं आपको तमाम बातों का जवाब दूंगा। आपकी पे मैं बात कर रहा, मैं कह रहा था कि नेमतुल्लाह खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए थे, पानी के 4 मंसूबे नेमतुल्लाह खान साहब और अफगानी साहब के थे। उसके बाद इनके पास क्या रहा? इनके पास 2 मरतबा फारूक सत्तार साहब रहे, उसके बाद ये मरकज़ी हुकूमत में रहे, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब इन्हीं की पार्टी के थे, जिन्हें चूमा वूमा गया था बहुत बुला के बड़े ठीक है जी, वो चूमने की कहानी सारी दुनिया को आज तक याद है। अच्छा, पता चला जिसको भी चूमते थे उसका अशर नशर हो जाता था। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, उसके बाद आपके इशरतुल इबाद साहब यहाँ पर रहे, गवर्नर की पोजीशन के ऊपर रहे, यानी जब सारे इख्तियारात थे। उसके बाद आ जाइए तो ये वसीम अख्तर साहब का मामला आया और ये मेयर कराची के ऊपर मुसल्लत हुए। तो भाई इसके अंदर अगर आप ये कहते हैं कि हम कोटा सिस्टम नहीं ख़त्म करवा सके, मजबूरी थी हमारी, तो क्या मजबूरी थी? आप पूरे के पूरे इख्तियारात के साथ मौजूद थे। आपने कराची के लिए नारे ज़रूर लगाए, मानता हूँ, आपने कराची के लिए शोर ज़रूर किया, लेकिन कोटा सिस्टम तो नहीं ख़त्म हुआ ना। कोटा सिस्टम के ऊपर असम्बली के अंदर आपने तौसीक की तहरीक इंसाफ के साथ मिलके। इसके बाद आप आ जाइए कि कराची के अंदर कोई तालीमी इदारा, मुझे आप बता दीजिए गिन के कि 33 तालीमी इदारे नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में नए बनाए गए थे,
जिसमें आज तक बच्चे बढ़ रहे हैं। कोई 34वां तालीमी इदारा अगर इन चारों मेयर्स के अंदर जो MQM के रहे हैं बन चुका हो तो मुझे बता दीजिए। कोई तालीमी इदारा नहीं बना। अब आ जाइए ट्रांसपोर्ट का हाल। इनके पास वजारत भी थी ट्रांसपोर्ट की, उसी वजारत के अंदर चिंची कल्चर मुतारिफ हुआ है। आपको मालूम है कराची की जो बसें गायब कर ली गई, जो सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के ऊपर आबादियां बिठा दी गई, जो कच्ची आबादियों की भरमार कर दी गई, इंक्रोचमेंट पार्क के ऊपर हमारे बच्चे पार्कों से महरूम हो गए। तो ये नारे ज़रूर हम लगा रहे हैं, ठीक है जी, कराची के हुकूक के लिए, लेकिन कोई एक हक, एक मुझे बताइए राइट, वो अगर इन्होंने दिलवा दिया हो तो मैं कहता हूं जनाब देखिए आप एक अब आप मुझे भी बात करने दें। अब मुझे बात करने दें। नहीं नजीब साहब, अब मुझे बात, अभी आपने खुद अपनी दो मसलात बातें बोली हैं। आपने बोला कि नारे मारना और अमली तौर पे काम करने में फ़र्क है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी सारी प्लानिंग हमने की, एग्जीक्यूशन हम नहीं कर सके। आप K4 मंसूबे की, K3 मंसूबे की, S3 मंसूबे की एग्जीक्यूशन किसने की है? ये अंडर बाईपासेस, ये तमाम पुल, ये तमाम रोड्स, ये तमाम चीज़ें एग्जीक्यूशन किसने की है? एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने ये तमाम चीज़ें बना दी थी, हम एग्जीक्यूशन आप लोगों ने की। असल इशू तो एग्जीक्यूशन का है। नारे नहीं मारे हमने नारे नहीं मारे हैं, हमने इस शहर को इंस्टीट्यूट दिए हैं। अब आप ये कहेंगे कार्डियक इंस्टीट्यूट MQM ने नहीं बनाया है, आप कहेंगे लांडी मेडिकल कॉलेज का, लांडी मेडिकल कॉलेज हमने नहीं बनाया है। नहीं, बल्दिया के अंदर 100 बिस्तरों का अस्पताल हमने नहीं बनाया। देखें नजीब भाई, बात ये नहीं है, बात ये है, नहीं मैं तो हकायक की बात, बिल्कुल आप हकायक देखिए बात। और दूसरी बात जो कॉजवे है, नहीं ये बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जीक्यूशन हमने क्या किया है। हमने 300 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, वक्त से पहले खत्म कर दी। नेमतुल्लाह खान का वक्त खत्म हुई थी, वक्त से पहले, जब ये अब्दुल सत्तार अफगानी को भी वक्त से पहले एक दफा नेमतुल्लाह खान साहब पहले ट्रम में अफगानी साहब को 5 साल मिले थे। अब्दुल सत्तार ने क्या मांगा था? अब्दुल सत्तार अफगानी ने कराची के लिए मांगा क्या था? उन्होंने कहा था टोल टैक्स, जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की गाड़ियां कराची से गुजरती हैं, रोजाना अमवात होती हैं। अरे नजीब साहब, वो आखिरी दिनों की बात है। तो मेरे भाई बात सुनो ना, जब मैं भी देखिए नहीं, आप 8 साल हुकूमत करने के बाद 9वें साल में आप बोले कि हमें ये दो, हमें हटा दो। 32 साल आप 9 साल हुकूमत करके गए अफगानिस्तान। अफगानी साहब ने 9 साल हुकूमत की है। बात देखे ना, 10 साल में आखिरी साल नहीं, ये जलसा तो फिर आप देखा, आप अगर हकायक की बात नहीं करेंगे। देखिए अफगानी साहब को जिस मसले पे हटाया गया था ऑक्ट्राई की, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ। नहीं, मैं तस्लीम करता हूँ। ऑक्ट्राई का 1986-87 में ये ऑक्ट्राई का इशू उठा था, लेकिन उससे पहले अफगानी साहब 5 साल हुकूमत कर चुके, उसके बाद 3 साल कर चुके। गौस अली शाह से इनके जाती डिस्प्यूट खड़ा हो गया था इस ऑक्ट्राई के ऊपर। ये ऑक्ट्राई इशू उठाया गया था, उसमें उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। शहर का इशू था ना कि यहाँ से मेरा एक सवाल है जो मैं नहीं, अब 8 साल नहीं उठाया आपने, हार्ट हॉस्पिटल की 8 साल नहीं उठाया आपने हार्ट इंस्टीट्यूट की बात की। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, आप ये वाटर पंप वाला जो आपने ये हॉस्पिटल दस्तगीर वाला, जी हाँ दस्तगीर, सॉरी, ये नेमतुल्लाह साहब ने बनाया नहीं। देखिए आप ये फिर गलत बयान कर रहे हैं, आप ये फिर नहीं, आप हकायक नहीं बता रहे। रिकॉर्ड पे मौजूद, देखिए हकायक नहीं बता रहे। नेमतुल्लाह साहब के, देखिए नेमतुल्लाह साहब के, नेमतुल्लाह साहब, देखिए नेमतुल्लाह साहब की इज्जत है, मशीनें थी, जदीद तरीन मशीनें लगाई, माहौल देख ले, वहां पे इस कदर गंदगी है। देखिए फंडिंग जो है ना, ये सारा मसला पैसों पे डिपेंड करता है। पिछले जो 4-5 साल जो बल्दिया के गए हैं, देखिए नेमतुल्लाह साहब ने काम किया है, हम बिल्कुल चीज़ को मानते हैं। नेमतुल्लाह साहब ने काम किया मुशर्रफ साहब के दौर में, नेमतुल्लाह साहब के कामों को एग्जीक्यूट करवाया MQM ने, ठीक। उसके बाद दूसरा टर्म MQM का आ गया था, MQM ने उसके काम किए। ये कंटिन्यूएशन होता है काम का। इशू ये होता है कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना। अब आज 13 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, उसके लिए पैसे चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को बना के छोड़ देना। लांडी के अंदर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, लांडी के अंदर कॉलेजेस बने हुए हैं, लेकिन वो आज तक नहीं चल सके। बल्दिया में 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, ये MQM के दौर की बात है, लेकिन वो उसको चलाने नहीं दिया गया। अब इन्होंने बात की नजीब साहब ने कि जी मैदान नहीं है, खेल नहीं है, पार्क नहीं है, ये नहीं है। कराची के अंदर एक नहीं, आज आप की बात देख रही हैं, आज देख रही हैं, इस कराची के अंदर जितने मॉडल पार्क हैं वो सब MQM ने बनाए। और अभी उनका हाल क्या है? हाल मेंटेनेंस।
अच्छा, मेंटेनेंस चलिए, कैसे होगी? फैयाज भाई मेंटेनेंस का ऐसी मेंटेनेंस बात करें कि लोगों को आप बता यकीन दें, आए। आप बता दें, वकील मैं आपको साहब, पाक सारे गिन के बताया था, उंगलियों पे गिन के बताया था मैं आपको सारे पाक। अच्छा। नेमतुल्लाह खान साहब ने खवातीन के पार्क, बच्चों के पार्क, मॉडल पार्क, ये नेमतुल्लाह साहब का अच्छा, किया हुआ और काम उन है। उन पार्क के ऊपर उन कब्जा पार्कों कर दिया पे गया जब और कब्जे कब्जा हुए हो गया, वहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी वो बिल्डिंगें नेमतुल्लाह बना दी साहब गई। की नहीं, पिटीशन कोई थी बिल्डिंग कि नहीं ये बनाई गई। कब्जे बहुत खत्म सारी किए ऐसी जाएं। ग्राउंड कब्जा है, नहीं बिल्कुल है, पार्क सही बात की है आपकी। ज़मीनें हैं देखिए, वहाँ बिल्कुल पे। सही बात है आपकी। ये तो लोग देख रहे हैं ना। देखिए फैयाज भाई, मैं और आप थोड़ी बैठे हैं, ये तो स्क्रीन पे जा रहा बिल्कुल है। मैं भी बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे बात बता रहा का हूँ। पता नहीं चल नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं भी चाइना आपको कटिंग के मास्टर कौन लोग थे भाई? आप ऐसी बात ना करें, ऑनलाइन जा रहे हैं आप। बिल्कुल ऑनलाइन जा रहा हूँ, ऑनलाइन जा और रहे हैं। आवाम जानती है इस बात महमूदाबाद को। की पूरी आवाम इस बात जो देखें, डिस्टिलेशन प्लांट था महमूदाबाद का, उसके ऊपर फारूक ये कमाल साहब जो हैं, क्या बोलूं मैं, अब तो खैर पता नहीं आपकी पार्टी में है नहीं है, आपको मालूम है इस बात का, है ना? नहीं आपको यानी मालूम है इस बात कोई इधर गया कोई उधर गया, इस दिल के टुकड़े हजार हुए वाला मामला है। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा होता कौन किस जगह है। नहीं, खैर, लेकिन उनके लिए तो चाइना कटिंग मशहूर हो गया ना, चाइना कटिंग मास्टर, कि उन्होंने पूरी और जो जाने की बात कर रहे हैं ना, आप जाने की बात कर रहे हैं, अब कहीं किसी पार्टी से जाने की बात कर रहे हैं, क्या जमात इस्लामी में टूट फूट नहीं हुई थी? चलो बता दो, सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है। अच्छा एक मिनट, सुप्रीम जब कोर्ट जमात खुली हुई है, इस्लामी के सुप्रीम कोर्ट बुनियादी बोलती है रुकन थे कि अगर कोई यूसुफ इस्राइल, एक मिनट तो आप मेरी बात सुनेंगे ना, जमात इस्लामी मौदूदी साहब के साथ थे, इस्राइल साहब कहाँ चले गए? इसरार साहब थे। अरे आप चले टूट फूट की बात कर रहे हैं ना आप पार्टियों में, आपकी पार्टियों में तो उस वक्त टूट फूट हुई थी। आप कराची में नहीं नहीं, आपकी नहीं, कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा ना कि मुस्तफा कमाल यहाँ चले गए और 100 टुकड़े हो गए, 100 टुकड़े दिल में दर्द अभी भी है। नहीं नहीं, 10 होगा ना, जाहिर है ये दर्द की बात ये नहीं है, नहीं नहीं ये बात नहीं अच्छा है। जी, आप अगर कहते हैं अगर टूटने की दर्द बात है, करते हैं वो तो तो जमात इस्लामी अपनी जिस वक्त बनी थी उस वक्त टूट गई थी। हमारे कहकशा सितारे हैं भाई, वो हम उनको अभी भी ऑन करते हैं, कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन दिल में दर्द तो नहीं होता ये है। ना कहें कि जी फला आदमी निकल गया, फला आदमी फैयाज भाई निकल को गया। टिश्यू दे दे यार। नहीं नहीं टिश्यू। ऐसी असल में टिश्यू की बात नहीं है, ऐसी का। अच्छा अब आज चले जी, पार्क की बात कर रहे थे, पसीना पार्क इनको भी आ रहा है। सेंट्रल, हाँ जी बिल्कुल, जाहिर गर्मी तो की गर्मी है। शिद्दत इंतहाई है। थोड़ा ऐसी बात की हम ये कर रहे थे, जैसे सेंट्रल में पार्क जो है 252 पार्क वहाँ पे थे, लेकिन अब 2 भी मुश्किल से बचे हुए वहाँ पे, वो सारी कहानी। बात में इनसे ना ऐसे नहीं करो, नहीं, फैयाज कचरे भाई को- की नजर हो नहीं नहीं रही है नहीं, सब। ऐसा नहीं, लाओ। नहीं मैं मुझे 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 बात सुनने नहीं, प्रेशर में मुझे किसी प्रेशर तरह में देखिए, मुझे प्रेशर में जब लाएंगे जब हमने काम ना किया हो। नहीं काम किया है, नहीं, हमने मैं काम बताता किया है, हूँ, काम हमने किया है। कराची में वो मैं सारा बता काम रहा हूँ। हमने किया हुआ है। अच्छा लगेगा ना, एक मुखालिफ आपके काम बता रहा है। जी आप बता दें, जी आप बता पानी दें। पीजिए, टिश्यू जी जी। अच्छा, इन्होंने जो काम किया, जितने पार्क थे 2-4 अगर वो जमात इस्लामी की मज़ाहमत से रुक गए तो रुक गए, वरना सब पे कब्जा हो गया। इन्होंने फिर पानी के टैंकरों के ऊपर काम करना शुरू किया कि पहले पानी की लाइन में पानी आता था घर, तुम्हें याद होगा जब छोटी होगी, मुझे याद है और सबको याद है कि पानी आता था नल में, अब पानी टैंकर से आता है, ये एक अलग माफिया है। फिर हमारे पास रेल की पटरियाँ होती थी, सर्कुलर रेलवे में लोग बैंक जाते थे, ऑफिस जाते थे, शाम में वापस घर आते थे, ठीक है। इसके बाद ये सारा निज़ाम तलपट हो गया और चिंची कल्चर आ गया। ये किसके दौर में हुआ भाई? अब यही तो पॉलिटिकली सवाल तो यही होगा ना। सिंध गवर्नमेंट हमारी थी, फेडरल नहीं, गवर्नमेंट आप तो हमारी साथ है, थे रेलवे ना। हमारे पास है। आप तो फैयाज भाई रेलवे हमारे साथ थे पास ना, है। आप अलग हो जाते। या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे पास है। सभी आप तो हर ये दफा सारी कच्चियां बातें हमने बसाई हैं। आप तो ऐसा नहीं है नजीब भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मरकज में नहीं रहे आप। क्या मकसद मरकज में? मरकज में अगर हमारी है, आज भी हम मरकज में है ना, आज भी हम मरकज में। तो फिर कराची क्या का मतलब मसला एक वहीं के मिनिस्ट्री अगर हमारे पास है, कराची के मसले तो वहीं के वहीं है ना, मरकज में उस वक्त जाते आप कि भाई मैं कराची के लिए फाइट करूंगा, ये कराची की डिमांड पूरी करो, तब तो बात होती कि यार हमारे नुमाइंदे, और हमारे वाकई नुमाइंदे हैं फैयाज भाई। तो जब आप हमारे नुमाइंदे हैं तो मरकज में बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं कोटा सिस्टम की तलवार हटाई? 40 साल 20 साल हो गए हमने कोटा सिस्टम पे अब 50 साल होने को आ रहे हैं। कराची का नौजवान जो है वो पीछे ही रहे। इस वक्त मिनिस्ट्री की में जो वजारतों में जो ये वफाक निकालती है नौकरियां, उसमें साफ लिखा होता है कि कराची का कोई फर्द अप्लाई न करने की कोशिश ही ना करे। ठीक है कोटा अब है आप उसके मुझे अंदर। बताइए ना, खत्म नहीं, करके ना। हमने बिल्कुल सही बात हमसे है। ज्यादा कोटा पे कोटा- देखिए, कोटा पे खत्म अरे लाने वाले तो आप है कोटा सिस्टम। अरे कोटा सिस्टम तो लाने वाले आप हैं, असेंबली में आप लोग बैठे हुए थे। अरे मेरे भाई, कौमी असेंबली में आप थे जिस वक्त ये कोटा सिस्टम आया था, हम नहीं थे। हमारी एमकॉम नहीं थी उस वक्त। हमारी सीटें थी 4 चार, और आपके पास है 4 24। सीटें, 4 और 4 24 सीटों पे आप 4 ला हम क्या सकते करें? हैं,
4 ला सकते हैं, 24 हटा नहीं सकते। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप उसमें मुजरिम हैं। नहीं भाई, आप मुजरिम हैं उसके, आप सिग्नेटरी हैं उसके। आप कैसे इनकार करेंगे? 4 ला आप कैसे इनकार कर सकते हैं? मेरे फैयाज भाई, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, कोटा सिस्टम आपने लागू किया कराची अच्छा, के तो अंदर। जिद में आप नहीं हटा रहे, आप जिद में नहीं हटा रहे, हमारे पास आप लोगों के मुस्तकिल से खेल रहे हैं। नहीं, हम नहीं, हम तो हटा भी नहीं आप सकते। हटा देते, आप नहीं, हम नहीं हटा सकते। जो फिर आप हकाइक की बात करें ना, आप सिग्नेटरी हैं उसके। नाज़रीन, आपने कुछ बस जारी रखते जाति हैं, की छोटा है सा कराची ब्रेक के लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। अब क्योंकि ब्रेक से पहले काफ़ी गर्मा गर्म माहौल हो चुका था, मैंने कहा चलते हम अपना सवाल ही चेंज कर देते हैं। इमरान खान साहब का ऐलान करदा जो पैकेज है उसके हवाले से कहाँ कहाँ कराची में काम स्टार्ट होगा? मैं बताऊँ, नजीब साहब बताएंगे। आप ही बता दें, आपसे सवाल किया है मैंने। खैर मेरे लिए सवाल मुश्किल है, इनके लिए आसान होगा। सही, ठीक है ना? मैं ले लूं? पहले ये फिर आप। बॉल देखें, थोड़ी सी बदकिस्मती है, हम इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट के, लेकिन इसलिए थोड़ी एहतियात से मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरा इसमें ज़ाती मेरा भी अपना खुद का भी ये ख्याल है, इसमें पार्टी पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। इमरान खान ने 165 अरब रुपए का पहले कराची पैकेज का ऐलान किया, वो नहीं हुआ। फिर 1100 अरब का किया, वो भी नहीं हुआ। फिर उन नालों की सफाई जो है वो FWO को दे दी, ठीक है, डिजास्टर वालों को दे दी। अगर 3.5 साल की कराची के हवाले से वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है कि तसल्ली बख्श नहीं है। और जो कल बजट में ऐलान हुआ है वो भी ऊँट के मुँह में जीरा है, वो भी ऊँट के मुँह में जीरा है। वफाकी हुकूमत को क्योंकि वफाक जानता है कि सिंध के अंदर एक मुतासिब किस्म की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की एक तासुब ज़दा हुकूमत है, और वो शहरी सिंध को किसी सूरत में भी नहीं ना तो तरक्की करने देगी, ना यहाँ के लोगों को सुकून और सहूलतें देगी। इसलिए वफाक को अपना रोल अदा करना चाहिए, जो कि 3.5 साल से हम मुसलसल इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि वफाक इंटरवीन करे, वफाक आए और आके देखे शहरी सिंध के एरिया को, ख़ासतौर पर कराची को। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने जो है इस तरह का कोई इक़दाम नहीं उठाया जो कि शहरी सिंध की आवाम के लिए कुछ सहूलतें पैदा कर दे, कुछ से रिलीफ मिल जाए। और जहाँ तक कि कल के एक कराची बजट में जो वफाकी बजट में जो कराची पैकेज का ऐलान किया गया है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का, वो मैं ज़ाती तौर पे अभी क्योंकि पार्टी की हमारी पॉलिसी बयान नहीं आया इसके ऊपर, बजट के ऊपर, लेकिन मैंने जितना कल देखा है, पढ़ा है, तो मैं इसमें समझता हूँ कि तसल्ली बख्श नहीं है। ये ऊँट के मुँह में जीरा है, क्योंकि 98 अरब रुपया जो है वो देंगे डायरेक्टली खुद, 509 अरब जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से इस्तेमाल करेंगे, 125 अरब रुपये जो है वो सुप्रीम कोर्ट देगी जो कि जमा है वहाँ पे, कराची के पैसे जमा है, उसी में से 125 अरब देंगे। लेकिन उसकी तफसीलात अभी आई नहीं है, क्योंकि अभी फाइनेंस बिल जो है, ये बजट अभी इब्तदाई मराहिल में है। लाजमी सी बात है, आगे चलेगा, बहस होगी इसके ऊपर, जब मंजूरी होगी उसके बाद असल सूरत जब वाज़ह होगी कि आया ये चीज़ कैसी है। बहरहाल ओवरऑल अगर मैं इस पर बात करूँ, वफाक के किरदार की कराची या शहरी सिंध के लिए वो तसल्ली बख्श नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। आप लोग तो इत्तेहादी हैं, तो नहीं, मैं पहले ये बात बोल चुका हूँ। देखें, इत्तेहाद के लिए कई चीज़ों की बुनियादें होती हैं। हम बिल्कुल इत्तेहादी हैं, और बाज़ दफ़ा तमाम कुछ सियासी पार्टियों को अपने फेडरेशन को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ता है। मुल्क की सलामती इस्तेकाम के लिए भी कहीं ना कहीं किरदार अदा करना पड़ता है। जमहूरियत के कंटिन्यूएशन चलाने के लिए भी रोल अदा करना पड़ता है। बात यह है कि बाज़ दफ़ा सियासी जमातें अपना रोल अदा करती हैं, ठीक है, हमने भी अपना रोल अदा किया है। उस वक्त हमारे 7 वोट जो है वो हुकूमत बनाने वाले थे। अगर हम नहीं बनाते तो एक अनारकी फैल जाती पूरे मुल्क में, एक अफरा तफरी फैल जाती, और एक जमहूरियत जो है उसको थोड़ा सा ख़तरा हो जाता। हमने अपना वो किरदार अदा किया, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। लेकिन बात यह है कि जो हमें उम्मीदें थी वफाक से शहरी सिंध के लिए, वो इसलिए ज़्यादा बढ़ी हुई थी
कि सिंध के अंदर एक ऐसी नस्ल परस्त और मुतासिब हुकूमत है जिसने शहरी सिंध को बर्बाद कर दिया है। शहर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाब शाह और सक्कर, नवाब शाह, दूसरे बड़े कस्बे जो सिंध के हैं वो बर्बाद हुए इस हुकूमत की वजह से। कराची भी तो बर्बाद, कराची बताया मैंने, कराची है। इसलिए हमें उम्मीद थी कि हमारे साथ वफाक जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना रोल अदा करेगा, लेकिन उसने तो ऑर्डिनरी भी नहीं किया है। ये मैं बिल्कुल आप लोग वफाक से, एमक्यूएम पाकिस्तान वफाक से नाखुश नजर आ रही है, नाराज नजर आ रहे हैं। इस हवाले से हम लोग नाखुश हैं। सही। और हम अपने मुआहदे के हवाले से भी इतने खुश नहीं तो मेरे ख्याल से आप लोगों का यही तो इनसे ये बिल्कुल है। हाँ, हमारा जो उनसे नहीं हमारा उनसे जो मुआहदा है, जो पहला मुआहदा हमारा अगस्त 2018 में हुआ है, वो मुआहदे की बुनियाद ही यही है, मरदमशुमारी बुनियाद थी। लेकिन ये है कि हमें खुशी है कि कल के बजट के अंदर हमारा ये मुतालबा माना गया है कि 2022 में मरदमशुमारी दोबारा होगी, उसके लिए बजट भी रखा गया है। इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म के भी, वफाकी हुकूमत के भी, कि ये एक मसला हल होगा। जी आप भी अर्ज़ करें। वफाक वाली बातें आ रही है, फैयाज भाई ने अच्छी बात की कि ऊँट के मुंह में जीरा है। देखो बात क्या है, इस हकीकत को हम सबको मानना पड़ेगा कि कराची से जो टैक्स जाता है ये कोई 76%। इनकम टैक्स की बात नहीं करता, वैसे फिर नौकरियों के नतीजे में फिर इनकम 3,000 अरब से ऊपर है। पूरा पाकिस्तान मिला के भी 3,000 से ऊपर है। तो ये अब आप देखिए, तो क्या मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वफाक हमें इमदाद क्यों दे रहा है? हमारे पैसे हमें देना। जी हाँ, वी आर नॉट बेगर्स। सही। आप हमारे पैसे हमें दो, हम बताते चाहे ये हुकूमत में हो या हम हुकूमत में हो, हम लगा के दिखाते हैं। हम क्यों भाई किसी के ऊपर जाएं? आपने तो यहाँ के स्टेक होल्डर है ही नहीं कराची के, तो आपको हमदर्दी क्या होगी? आपने पहले जितने अरब रुपए का भी, अब तो मैं मजाक समझता हूँ कि जब भी आप आते हैं आपके वजीर आजम साहब को ये बोलते हैं कि सर एक कोई बड़ा ऐलान कर दीजिए, तो वो बड़ा ऐलान करते हैं। 150 अरब रुपए का ऐलान किया तो 165 का उस वक्त उन्हें बड़ा लगा। अब वो एक साल के बाद जब दोबारा आए तो वजीरों ने कहा कि नहीं, अब तो आप डिजास्टर के वक्त जा रहे हैं जी, अब तो वो पूरा डिफेंस और वो पूरा वो पानी में बह गया है, 6-6 दिन लाइट नहीं है और फला नहीं है और आदमी मर रहे हैं, तो अब आप बहुत बड़ा ऐलान करें। उन्होंने कहा वही वड्डा की हो सकता है। उन्होंने कहा वड्डा ये हो सकता है कि पहले 165 अरब रुपए दिए थे तो अब 1100 अरब रुपए कर दो। यानी ये कि तबेला खाली है, पतेला खाली है, आपके अंदर है कुछ नहीं, आप ऐलान पे ऐलान दाग रहे। ओ भाई खुदा के वास्ते ये बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए और आप कराची के ही पैसे कराची को वापस दे दीजिए, कराची बेहतर हो जाएगा। क्या वजह है कि मेट्रो चल रही है लाहौर के अंदर, क्या वजह है कि पेशावर के अंदर आपने कर दिया, दूसरी जगहों पे आपने हाईवेज बना दी है, मोटरवेज बना दी है, कराची की सुपर हाईवे को मोटरवे का नाम दे दिया, रोड कोई भी नहीं बनाई। नजीब भाई आप सही कह रहे हैं यार, जुल्म है। आप सीधी रोड को कह रहे हो फैयाज भाई, मैं बोल सकता हूँ ना जोर से, आप उनके साथ हो तो जोर से नहीं बोल सकते। नहीं मैं खुल के बोलूंगा, सीधी रोड शेख रशीद कराची आया, वो सीधी रोड को जो यूं चलती है पटरी, उसको कह दिया ये सर्कुलर है। अरे दुनिया का कौन सा आदमी उसको सीधी को सर्कुलर बोलेगा? सर्कुलर तो होती ही गोल है। तो तुमने गोल ट्रेन कहाँ चलाई? तुमने तो कैंट से लेके लांडी तक की ट्रेन चला के बोल रहे हो कि मैंने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। इसके इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ नजीब भाई, ये जुल्म है कराची के शहरियों के साथ कि एक तरफ, अच्छा तालीम आप कितने पैसे दे? तालीम में पता है 3% बजट होता था कि कुछ ना कुछ 3% भी कम है भाई। उसमें से जो अखराजात होते हैं ओवरहेड वो 2% होते हैं। जो इनकी गाड़ियां आती हैं, इनके सेमिनार होते हैं और इनकी तकरीरें होती हैं, इनके गैर मुल्की दौरे होते हैं, 2% उसमें लग जाता है, बच्चा 1%। अब मैं आदाद शुमार की बात कर रहा हूं। इस दफा आपको मालूम है तालीम के ऊपर क्या कौम के ऊपर खर्चा कर रहे हैं? ये 1.96, यानी उसको भी आपने कटौती मार दी। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं
पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वफाक उनके ऊपर सालाना 41 रुपए खर्च करेगा। अब आप बताइए कि बच्चा क्या करे, 41 रुपए में बंटी भी नहीं आती खाने के लिए, वो आप बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं। शर्म करनी चाहिए वफाक को कि वो हमारे साथ नजीब भाई तो फिर हम क्या आपको तो निकल के आना चाहिए। अरे बात सुनो, बाहर आ जाए। ये कराची या शहरी सिंध को लेके ये बहस अधूरी रह जाएगी अगर आप सिंध हुकूमत का रोल किरदार को डिस्कस नहीं करेंगे। सब मुजरिम है, कराची को देहात, आप देखें ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, अपना देहात और वहाँ गधे बांधते, वहाँ मोहताकों के अंदर गधे बांधे जाते हैं। ठीक है जी, कराची का हाल ये पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट स्कूल मैं बताऊँ आपको, देखिए कराची के अंदर जो है ना या शहरी सिंध के अंदर वफाक के किरदार बिल्कुल बदला ले रहे हैं कराची। वफाक का किरदार इतना हौसला अफजा नहीं है, लेकिन असल में इससे ज्यादा किरदार जो है सिंध गवर्नमेंट का आ जाता है। अब जो सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे हैं, सर्कुलर रेलवे की बात, ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं, ग्रीन लाइन में वफाकी हुकूमत ने अपना काम पूरा कर दिया, सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही है। K4 का मंसूबा है, वफाकी हुकूमत ने पैसे दे दिए हैं लेकिन सिंध हुकूमत नहीं कर रही है। ये असल में जो म्यूचुअली जो है काम करने पड़ते हैं बड़े प्रोजेक्ट को। सही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही है क्योंकि उसको मालूम है कि मैं सिंध में नहीं आ सकती। नतीजे में परेशान कौन हो रहा है? आप हर साल ये बोलते हो कि अभी बसें आ रही हैं, हमने 400 बसों का ऑर्डर दे दिया, 300 बसों का ऑर्डर दे दिया। गवर्नमेंट ने वैसे भी 200 बसेस का ऐलान तो किया है। चिंची के ऊपर ऐलान तो सारे कर रहे हैं, हो रहा है, ऐलान सारे कर रहे हैं। अस्पतालों में तनख्वाहें नहीं है देने के लिए। मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, मैं हाफिज नईमुर रहमान को लेके जाते हैं कार्डियो के अंदर यहाँ पर कि हमारी तनख्वाहें दिला दें। अब्बासी शहीद के 6-6 महीने की तनख्वाहें जमात इस्लामी ने दिलवाई हैं। ये जो अस्पताल की बात कर रहे थे वाटर पंप के ऊपर हार्ट का, यहाँ के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली, 4-4 महीने ईद पे काम उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको राशन पहुंचाए, नहीं देती, कहाँ चले जाते हैं? नहीं देते। आप पोलियो वर्कर्स को पैसे नहीं देते। 4000 कराची के पोलियो वर्कर्स जो कराची के बच्चे थे उनको आपने हटा दिया और उसकी जगह आपने दूसरे जो गैर मुकामी लोग हैं उनको आपने, तो ये लावा कब फटेगा? ये फटेगा बिल्कुल फटेगा कि आप एक नौकरी नहीं दे रहे कराची को। आपने डोमिसाइल कराची के लिए इतना कर दिया और बाहर से आके लोग डोमिसाइल बनवा रहे। मैं तो नजीब भाई को कहता हूँ हम पिटीशन में हैं। अरे आप हमारी पार्टी में आ जाओ। नहीं, हम पिटीशन में हैं। आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम पिटीशन, आप कानून साजी कराओ, आप कानून साजी कराओ। अरे भाई अगर आपको इतना दर्द है ना, मतलब आपको इतना दर्द है ना, आप दर्द है, बिल्कुल वजह बात है, अच्छी बात है। हम कराची के ऊपर जाली डोमिसाइल, PRC, हल्का बंदी, जिला, ठीक है, अच्छा ये जाली नौकरियां, हम जो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, आप हाई कोर्ट में हमारे साथ आके इंटरवीन कर जाओ। चलिए मैं बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बात करें, सुप्रीम कोर्ट में मर्दमशुमारी में पिछली मेरी बात आधा कट मारा गया। आप बोल रहे हैं, आप देखें नजीब भाई, आप मेरी बात तो सुने ना, खड़े में ना। अच्छा भाई आप मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ वफाक को, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ हमारे साथ आते नहीं, आपने अंदर जाके आपने पता क्या किया है यार, आपने क्या किया पता है, आपने क्या किया, आपने क्या किया, नहीं आपने क्या किया, मैं नहीं सुन तो रहे, अब मेरी बात सुनेंगे। आप कहते हैं कि नहीं आप सुने नहीं बात को। अच्छा जी भाई आप मेरी बात सुने, बात सुने। हम बल्दियाती इख्तियारात, सुन तो प्लीज, हम बल्दियाती इख्तियारात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आप आके इंटरवीन करें। ठीक है, नंबर एक, आप सुप्रीम, हम मर्दमशुमारी पे हैं, आप इंटरवीन करें। हम जाली डोमिसाइल PRC में हाई कोर्ट में आप करें, लेकिन बराए मेहरबानी जिस तरह आप केसी के साथ केसी का डील करके बैठे हैं ना, इस कराची का जो हाल बना हुआ है जी भाई, इसमें आपका किरदार क्या मालूम है? अच्छा आप बताएं ताबिश गौर किस पार्टी का है? लेकिन आपने जो केसी के साथ मिलके एक ड्राइंग रूम के अंदर डील की हुई है ना, उसने हमें मारा हुआ है, जो गर्मी मर रहे हैं हम, ठीक है। आपने बहरिया टाउन में आपने लोगों के साथ भांजा है और CO लगा हुआ है, और आज वजीर आजम ने कराची के खरीदने कोई भांजा नहीं है उसको अपने उसमें। अरे भाई वो कोई भांजा नहीं है, ऐसा अफवाह होगा, भतीजा होगा। नहीं कोई भतीजा नहीं है, आपकी बात अच्छा 17 नाम और गिना दूं, ये होगा वो होगा, 17 नाम और गिना दूं। अब मेरे भाई बात ये है कि खुशबख्त आपको उनके भाई को हर पार्टी को खरीदा इन्होंने, इस वक्त क्यों नहीं ये के इलेक्ट्रिक पे बात करते हैं? ये नकटे हैं ना सबके सब। नहीं आप डील करते हैं, नौकरियां दी हुई है ना, डील करके जान छुड़ाते हैं। कल पेश होने वाले बजट में सिंध की तरक्की के लिए क्या ऐलान किया है? किसके? कल पेश होने वाले बजट में सिंध की तरक्की के लिए क्या ऐलान किया है? अभी तो मैंने कहा ना कि इब्तिदाई है बजट का, अभी तो ये जब फाइनेंस बिल फाइनल होगा, जब ज़्यादा वाज़ेह सूरत हाल निकलेगी, लेकिन जो इब्तिदाई तौर पर मालूमात है
उसमें 14 जो 14 जो है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, उनके नाम अभी नहीं आए हैं, लेकिन वो 14 जिले के अंदर जो 444 अरब रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, कराची के लिए जो 98 अरब रुपए एक है जो कंफर्म है कि जी फेडरल गवर्नमेंट देगी, 509 अरब रुपया वो है जो कि मुख्तलिफ जराए से आएगा, वो जराए कौन से वो हमें नहीं पता। ठीक है, 125 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट देगी, ये है कराची के लिए। ठीक है, बाकी जो है वो 14 जिले उन्होंने मुंतखब किए हैं, जिसमें 444 अरब रुपया के तरक्याती काम होंगे। वो काम क्या होंगे, ये जब फाइनेंशियल फाइनल हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। 14 जिलों की हकीकत मैं बताऊं, 14 जिलों में एक मखसूस जबान बोलने वाले जिले जो है ना, वो होंगे। उनका बजट आप देख लेना, क्योंकि पिछली दफा भी यही बदमाशी की थी कि नाम होता है 14 जिलों में एक मखसूस जबान बोलने वाले अजला। अभी जो पैसे आए ये इस चक्कर में, बीमारी के चक्कर में, कोरोना में और डिजास्टर जो अभी बारिश का हुआ, उसमें जो जिले शामिल किए थे कराची के ऊपर बुला के, वो सारे वो थे जो कराची से कराची के बाहर के थे। कराची के अंदर आप लोगों को वो दे रहे हैं कि 500 रुपए, एक की दुकान जो है वो बर्बाद हो गई तो उसको दे रहे हैं आप 500 रुपए, और वहां पर दे रहे हैं 5 लाख रुपए। तो ये क्या लूटमार है, गवर्नमेंट का जो साथ मर्दमशुमारी की बात है ना। लाड़काने के पास एक तहसील है छोटी सी, उसको डोकरी कहते हैं, शहर है, उसकी तहसील की पूरी की आबादी है 5 लाख। सही। ठीक, कराची की आबादी है 3 करोड़। डोगरी का जो तरक्याती बजट है वो कराची से ज्यादा है। देखें ज़रा। अच्छा जी, कल जो बजट पेश किया गया है उसमें एमकेएम ने कराची की तरक्की के लिए क्या मंसूबे पेश किए हैं? देखिए, कराची के लिए हमने पूरे प्रपोजल, कराची नहीं शहरी सिंध के लिए, पूरे के लिए, खाली कराची के लिए नहीं, 5 बड़े शहर और कस्बे जाते जो है उनके लिए हमने पूरे प्री बजट मीटिंग के अंदर हमने पूरे प्रपोजल बना के दिए हुए। ठीक है, असल में थोड़ा सा मैं एक बात को क्लियर कर दूँ कि 18वीं तरमीम के बाद जो ये जो सूबे हैं ये खुद एक फेडरेशन का रोल अदा कर रहे हैं, ये खुद मुल्क बने हुए हैं। स्पेशली सिंध जो है वो एक सिंधु देश बन चुका है, अमलन सिंधु देश बन चुका है वो। सही। ठीक है, उसमें आप सिंध सेक्टर चले जाएं तो आपको ये लगेगा नहीं कि आप कराची या पाकिस्तान के अंदर हैं, आपको लगेगा कि आप किसी सिंधु देश के अंदर आ गए। ठीक है, 18वीं तरमीम के बाद वफाक का जो है अमल दखल जो है वो कम हो गया है सूबों के अंदर, सूबाई अख्तियारात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, सिंध हुकूमत जैसी ने तो 2 कदम और आगे बढ़ के उसने तो बल्दियात के भी इख्तियारात ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगी। आप लोगों ने अपनी कराची के लोगों के लिए यूथ को क्या कब प्रमोट किया? उनको नौकरियाँ दी, वो भी बेच के दी, और कहा गया जब ये नौकरियाँ दे रहे हैं उसके बाद जब हम कहेंगे तब वापस भी कर देना। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। मैं आपको प्रूफ पेश करूंगी। अब देखो, हमारे पास बल्दियात थी, कुछ ज़माने में कुछ अर्से हम लोग जो है सूबाई वजारतों में रहे हैं, तो जो एक कानूनन जायज़ तरीका था लोगों का कराची की डोमिसाइल के ऊपर बल्दियात, क्योंकि ये कानून है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, किसी भी म्यूनसिपल की जुरिडिक्शन के अंदर वहाँ के रिहायशियों को नौकरी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो अब पहली दफ़ा अनहोनी और अजूबा पीपल्स पार्टी कर रही है कि एक लाड़काना से ला के कराची की डोमिसाइल में कराची में मुलाजमत दे रही है। हमने कराची के लोगों को मुलाजमतें दी हैं, हमने अंदाज़न जो है तकरीबन 40-45 हज़ार लोगों को मुलाजमतें दी हुई हैं, और वो तमाम लोग सूबाई और बल्दियाती महकमों में बाकायदा मुलाजिम हैं, और कोई वापस किसी को नहीं किया गया हुआ है। ठीक है ना, और लाजमी सी बात है कि अब ये जो पीपल्स पार्टी ने ड्रामा किया हुआ है, तो ये जो जाली डोमिसाइल के ऊपर हम आज हमारी डेट नहीं लग रही है, हम हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन के अंदर है, हम हल्का बंदियों पे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो पीपल्स पार्टी देखा 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके की तर्ज हुकूमत चलाई है यहाँ पे, तो हमें अफसोस इस बात का है कि जो वफाक या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस पर नजर क्यों नहीं डाल रही है। बहरिया टाउन के अंदर दिन दहाड़े आगे जला के दहशतगर्दी करके चले गए, कोई 150 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया, क्या बीच में थाने पुलिस रेंजर्स नहीं थी? लेकिन नहीं किया गया। हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत या वफाकी इदारे या रियासत या रियासती इदारे, खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? आखिर तो पीपल्स पार्टी के गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम क्यों नहीं नजर आ रहे किसी को? उसने बल्दियाती इदारे सारे पे काबिज हुई बैठी हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और जाली डोमिसाइल बदनवानी है,
खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है, खुद हाई कोर्ट कह रहा है कि खा गए सारा कुछ, लेकिन कोई ध्यान, कोई इस पे जो है ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना इंटरवीन कर रहा है वफाक। तो आखिर ये मामला कब तक चलेगा? अभी जो नजीब भाई ने कहा कि वो एक खास स्पेसिफिक एथेनिक ग्रुप को जो है, एक लसानी ग्रुप को नवाजने के लिए इन्होंने कराची को भी इस तरह डिवाइड कर दिया है, पेरिफेरल एरियाज के अंदर जाली गोठे बना दिए इन्होंने, सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए इन्होंने कभी किमाड़ी जिला बढ़ा देते, कभी गडाफ की आवाज आती है, कभी किसी की आवाज आती है। अच्छा जी, एमक्यूएम पाकिस्तान जो है एहतजाज करने जा रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन कराची की जो टूटी फूटी सड़कें और गंदा पानी है, इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? एमक्यूएम उठाएगी, कब इनको भी उठा रही है और कौन उठा रहा है? अच्छा, जो एहतजाज है वो किस हवाले से कर रहे हैं आप? देखिए, हम रैली, हमने एक रैली, एहतजाजी रैली रखी है। मैं आपको ये बता दूं, खैर पेशी बता रहा हूँ मैं आपको, जो हालात और इस वक्त बन चुके हैं, अब एमक्यूएम जो है एहतजाज से ज्यादा मज़ामत की तरफ जाने वाली है और मज़ामती सियासत हम करने वाले हैं। इसके अलावा अब हमारे पास चारा नहीं है, ना हमारे अदालतें हमारी सुन रही हैं, ना वफाक के अंदर इतनी कोई सुनवाई हो रही है, सिंध गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दे रही है, तो आखिर हमारे पास क्या रास्ता बच जाएगा? कराची या शहरी सिंध के अवाम का, लेकिन कराची का मसला नहीं है, हैदराबाद का भी यही मसला है, मीर बुखास का भी यही मसला है, सखर का भी यही मसला है, नवाबशाह का भी यही मसला है, जो बड़े कस्बा जाते हैं, टंडो आदम हो गया, टंडो मोहम्मद खान हो गया, टंडो गुलाम अली, तो उनका भी यही मसला है, मेरापुर हो गया, रानीपुर हो गया। इवन ये कि जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं, जहां से वो जीत के आई हुई है, वहां भी यही मसले। उसने कहा शहरी सिंध ही बर्बाद नहीं किया, तो दही सिंध भी बर्बाद कर दिया है। कराची के साथ उन्होंने सिंध भी इसी तरह बर्बादी की तरफ गया हुआ है। ठीक है, तो हम ये चाह रही है कि हम एक रैली का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, 15 तारीख को हम रैली करेंगे और एहतजाज करेंगे इस बात पे। हो सकता है कुछ सुनवाई हो, कुछ ध्यान दे। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगी और किन किन? ये हमारी जो है सिविक सेंटर से प्रेस क्लब तक होगी। प्रेस क्लब तक होगी, ठीक है। जिस तरह से नजीब भाई को दावत है, ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है रैली और एहतजाज करने का, ये तो यही करते हैं, बाकी काम तो इन्होंने नहीं करना है। खैर बात यह है कि नजीब भाई को दावत है, शामिल हो, अगर कराची का दुख रखते हैं तो, कराची का दुख रखते हैं तो आ जाए। और अगर फिर भी मसाइल हल ना हुए तो फिर उसके बाद एमक्यूएम का आगे क्या नया अमल है? हम कोई इस उम्मीद पे नहीं जा रहे हैं कि हम रैली जाके प्रेस क्लब पहुंचेंगे और सारे ऑर्डर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें मालूम है। लेकिन क्योंकि एहतजाज हमारा हक है, एक जमहूरी हमारा हक है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम रियासत या रियासती इदारों को बावर करवाना चाहते हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट की, सिंध हुकूमत जो है, ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है मुतासिब किस्म की, इसके ये जो फैसले हैं गैर आईनी गैर कानूनी, इस पे आखिर कौन पकड़ करेगा? सही, कौन रोकेगा इसको? अच्छा जी, अफाक अहमद साहब ने भी आप लोगों को दावत दी है और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कहते हैं कि ये एमक्यूएम का कमाल नहीं है, ये मेरा ही कमाल है। तो इस पे आप लोग, जैसे आपने अभी नजीब साहब को कहा कि अगर ये कराची का दर्द रखते हैं तो दर्द तो आप लोग भी रखते हैं कराची का के तौर पे। नहीं, क्योंकि हमारे दिल खराब है, हमारे इनके मेहमान अदाकार के तौर पे बुलाया गया। नहीं, आप नहीं भाई मेरी तरफ अगर आ जाए तो मुझे जाना है। जी जी बिल्कुल, बात कर लूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं मेहमान अदाकार हूँ। नहीं नहीं, अरे आपसे कौन बोल सकता है आप लोगों के सामने? आप बोलते ही तो हैं। आपसे हम क्या इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करें, क्योंकि आप लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। अब मैं कंक्लूड की तरफ आ रहा हूँ और जाहिर है मुझे एक और जगह भी जाना है। आज हमारा और धरना है कि इलेक्ट्रिक के जी जी, इसी हवाले से मैं चाहती बड़ी मोहब्बत है कि फैयाज भाई ने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम। नहीं, हमने इनवाइट किया था आपको। नहीं, कराची के हवाले से। अच्छा, ओके। हमारी दावत आम है। लेकिन बात क्या है? दावत आम है। अगर आप हुकूमत में भी हों, अलाई भी हों, उनके इत्तेहादी भी हों और फिर एहतजाज भी कर रहे हों, तो मैं तो चलो आपकी बात मान लूँगा, लेकिन ये जो पब्लिक है ना, जो देख रही है, ये शायद अजीब सा महसूस करे। वफाकी हुकूमत के मसाइल, ये जो पब्लिक नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए दूसरी पब्लिक है। अब आ जाए दूसरी बात। मैं बात करता हूँ बिल्कुल पिन पॉइंट बात ये है कि अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ज़माना ये है कि फिगर्स को देखा जाता है, नंबर्स को देखा जाता है। आज का बच्चा पूछता है कि आपने डिलीवर क्या किया है। तो जाहिर है कि 35 साल का कैरियर एक आपका है, हुकूमत का है। आप जो है अपनी वजारत के लिए तो आप तड़ी मार देते हो वफाक को और ले लेते हो वजारत, लेकिन जो कराची के ये लाखों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस तरह का एक स्टैंड उनके लिए भी होना चाहिए। कराची की आबादी को आधा कर दिया गया। दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में हेड काउंट का मतलब होता है हर घर के एक एक फर्द को गिना जाएगा, और अगर वो कराची में रह रहा है तो कराची के अंदर उसकी तमाम चीज़ें शुमार होंगी।
इस वक्त प्रॉब्लम ये है, वफाक ने जो झुल्लू चलाया है कराची के साथ कि आपका असल पता चूंकि वहाँ का है, आप भले यहाँ कमा रहे हो, भले यहाँ की रोड इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ का सीवरेज इस्तेमाल करके बर्बाद कर रहे हो, पार्क के अंदर पान की पीकें और गुटके फेंक रहे हो, परवाह नहीं ले और दूसरी हरकतें कर रहे हो, लेकिन चूंकि आप फला जगह के रहने वाले वोट नहीं। तो मेरे भाई इस किस्म का जुल्म तो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इस पे मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ये लोग जो है इनको फाइट करनी चाहिए। जैसे जमात इस्लामी कराची के छोटा इशू या बड़े से बड़ा इशू, उसके बाद हमेशा आवाज उठा के एहतजाज करते हैं। इलेक्ट्रिक में सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी 5 साल से मौजूद है। जमात इस्लामी वाला काम हम नहीं कर सकते। आप हमारे साथ इंटरवीन बन जाए वहाँ पर। जमात इस्लामी वाला काम हम नहीं कर सकते। जमात इस्लामी ऐसा क्या करती है? जमात इस्लामी केसी से डील करेगी। अब इसके कोई सबूत हो तो ले आइए। मैं तो बात कर रहा हूं बेलिया टाउन के ऊपर इन्होंने जो है वहाँ पे इशू के ऊपर उठाया मामला। मलक रियाज साहब आए, तो आप लोग भी थे? नहीं यूनिवर्सिटी बना के मलक रियाज हमारे घर पे नहीं आए। अरे भाई उनके पास गए, आपके तो फिजा यूनिवर्सिटी बना के दी और हैदराबाद के कायम खानी को लगाया था नौकरी पे अनीस कायम का। अच्छा स्टोरी सुनो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अनीस कायम खानी बाहर, अब मेरी बात सुनो, अनीस कायम खानी अंदर वहां बैठे हुए थे दुबई में, ये उनके साथ जो छोटे हैं वो भी दुबई में बैठे थे। इन दोनों को जॉब पे रखा गया मलिक रियाज साहब ने। क्यों? हैदराबाद के अंदर बहरिया आना था, कायम खानी बिरादरी, वहां इनका जमीनें कैसे ये पकड़ते हैं आपको मालूम है अच्छी तरह, तो वहां के लिए इन्होंने पक्का कर लिया। उसके बाद आइए इस पार्टी को जो कराची के अंदर और पूरे पता लंदन से ऑपरेट हो रही थी, इसको सेट करने के लिए उन्होंने उनके अब्बा के नाम पे यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया कि ये यूनिवर्सिटी बना देते हैं और उसकी आड़ में इतने घर दिलवा देते हैं। तो ब्लैकमेलिंग तो कोई सीखे ना इन लोगों से। हम तो तालीम के लिए कहीं भी चले जा सकते हैं। इखलाक की बुनियाद पे, किरदार की बुनियाद पे। अच्छा ये तो जाते थे वहां पर, ये तो कर्नल जनरल तो वहां जाते हैं ना मलिक रियाज के बाद। वो कौन सी कुव्वत है जो मलिक रियाज को हाफिज नईमुर रहमान के बाद लेके आई? ये कुव्वत इखलाक की है, क्योंकि सबसे पहले तो ये मेरी बात है। देखिए दूसरी ये चलो ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन मैं इनकी रैली में जाऊंगा। फैयाज भाई आज आ जाए कि इलेक्ट्रिक के मुजाहरे में जो हाफिज नईमुर रहमान कर रहे हैं यहाँ पर। असल में बात अच्छा अब क्या है, हम जब मिलके काम करेंगे ना तो प्रेशर बनेगा इन्हीं। सही बात है। अरे हम मिल लेंगे, काम करेंगे, हम आगे मिल लें। अच्छा उसके बाद पता चलेगा आप डील करके निकल जाएंगे, हम तो मिल लेते हैं जब ब्रीफ केस मिलते हैं। नहीं आप डील करके निकल जाएंगे। अच्छा ये एक चीज ये मुझे समझ नहीं आती है, मतलब हर जो अच्छा काम करे वो सिर्फ ब्रीफ केस ही लेकर जाएगा। यही मसला ना कोई बड़ा। तो जब एमकेएम ने कितनी दफा डील कर लिया, आज मुझे ये बता दें। भाई मैं मानता हूं, मतलब आप लोग कराची की आवाज के लिए आवाज उठाते हैं, उसके बाद आप डीलिंग करके पीछे हो जाते हैं। मानता हूं इस बात को। जमात इस्लामी से ज्यादा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरे किसी ने नहीं किए। मैं मानता हूं इस बात को, वर्किंग है हमारी। हाँ, मानता हूं इस बात को। क्यों बेचा गया? सुने, मानता हूं इस बात को, ये भी मालूम है के इलेक्ट्रिक का हाल वही है, उससे बदतर होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक जब बिकी है तो नुकसान किसका हुआ? अब सुनो मेरे बात, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ जो कराची के मुलाजिम थे ना, उनको निकाला है इन्होंने, कहीं और के मुलाजिमों को नहीं निकाला। यहाँ के चूल्हे बुझाए हैं के इलेक्ट्रिक ने। अच्छा फिर हम लोगों से सार्फिन से क्या किया? 25 लाख सार्फिन से कहा कि 17 पैसे और 18 पैसे आपके एक यूनिट पे हम लेंगे ताकि उनको नौकरी से ना निकालें, और उनको आपने 1 साल के अंदर नौकरी से निकाल दिया, उनके पैसे भी नहीं दिए और वो यूनिट के अंदर हमसे अभी भी ले रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी फ्रॉड कंपनी है के इलेक्ट्रिक, जो इसके खिलाफ नहीं बोलेगा वो जुल्म करेगा और जुल्म को आगे बढ़ाने वालों का साथ देगा। दुनिया के अंदर इससे बड़ा फ्रॉड हुआ ही नहीं है। लंदन के अंदर ये आरिफ नकवी भागा हुआ है, आरिफ नकवी के चिप लगी हुई है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जुर्माना दुबई के अंदर हुआ है आरिफ नकवी पे, कि जितना बड़ा इसने फ्रॉड किया है और उसके ऊपर जुर्माना है, और ये कह के जमानत पे छोड़ा गया है कि अब आपकी हरकतें, आपकी मूवमेंट मॉनिटर की जा रही है। जब भी आपको इंटरनेशनल अदालत और लंदन की अदालत तलब, ऐसे आदमी को इमरान खान ने अपनी काबीना के अंदर और अपने दोस्तों में जगह दी हुई है। फॉरेन फंडिंग केस क्यों रुकवाया हुआ है? इसलिए कि इसकी कंपनी एब्राज ने इमरान खान को इलेक्शन के अंदर फंडिंग की थी, उसके बावजूद इसको बिठा के रखा। अपना तवानाई का मुशीर जो बैठा हुआ है इस वक्त इमरान खान साहब को जो मशवरे दे रहा है वो ताबिश गौहर है। ताबिश गौहर कौन है? एक्स सीईओ है के इलेक्ट्रिक का। तो मेरी समझ में नहीं आता कि के इलेक्ट्रिक के बड़ों से इतनी मोहब्बत इमरान खान को क्यों है। कराची के इनके पास जो प्लांट है, बिन कासिम के 6 प्लांट और केटीपीएस के ऊपर आप आ जाइए, छोटे और बड़े मिला के 4 प्लांट, एक बॉयलर फट गया तो वो खत्म हो गया, फिर 2 और लगाए गए।
तो इसके अलावा 40 मेगावाट एनर्जी कमीशन से आ रहे हैं। ये जो बिजली कराची के लिए थी, ये कराची के लोगों को मिल नहीं रही। आप कह रहे हैं कि हम 400 मेगावाट इदारे से दे रहे हैं, वापदा से दे रहे हैं, ग्रिड लाइन पे डाल देंगे। अच्छा तो आप तो प्रोडक्शन कर नहीं रहे, तो फिर आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं, हमसे बिल किस बात की ले रहे हैं? वापदा अगर हमें बिजली दे रही है, वफाक बिजली दे रहा है, तो आप हमसे बिल क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल ठीक है नजीब साहब, कराची के लिए कराची के लिए एमकेएम एहतजाज करिए, आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैंने तो बता दिया, मैं इस नजर से देखता हूं कि आप तो करें एहतजाज, आप बादशाह लोग हैं यार, अंडा दें या बच्चा दें, बादशाह लोग हैं आप तो हुकूमत में है यार फैयाज भाई, आपकी मर्जी, आप एहतजाज करो। जमात इस्लामी एहतजाज करिए इलेक्ट्रिक के खिलाफ, कर रहा हूं जमात इस्लामी एहतजाज करिए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप आइए, हाफिज नईमुर रहमान के हाथ मत, अगर ये आवाज देखिए हाफिज नईमुर रहमान की तवाना नहीं हुई, एक एक करके कराची के इदारे बिक जाएंगे। यहाँ के लड़के आज चिंगची चला रहे हैं, यहाँ के लड़के आज जो है पिज्जा बेच रहे हैं और फूड पांडे बेच रहे हैं, टैक्सियां चला रहे हैं, नौकरियां नहीं मिलेंगी, इनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है। फॉर द गॉड सेक, कराची को जो है आईसीयू से निकालने के लिए जितने किसी भी पार्टी में हो, ये फैयाज भाई जैसे लोग, ये दूसरे दोस्त, इनको कंसेंसस बनाने होंगे, इनको सर जोड़ के बैठना होगा, अपनी पार्टी में रहते हुए बैठना होगा कि हाउ टू सेव द कराचीज लाइफ। कराची बर्बाद हो चुका है मेरे भाइयों, कराची को संभालो। इस वक्त जो है ना टेबल टॉक पे लड़ने का वक्त नहीं है, बहुत संजीदा टॉक करने की जरूरत है कि हमारा पैसा कौन खा रहा है, हमारा पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे चला जा रहा है, ये आरिफ नकवी भेज रहा है। आपने कभी इसका हिसाब किया है कि कितने 100 अरब रुपए ये हमसे लेके इजाफी बिलों की मद में और भेजता है बाहर, और उसके अलावा ये हमें जो क्लॉबैक के पैसे हैं, जो कराची के लोगों के पैसे हैं, जो जाली बिलों के पैसे हैं, ये वापस नहीं लौटा रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नजीब साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फयाज साहब आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक जी। मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया, अभी हमें एक और गेस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर मैं बात करूँ इनके वालिद की, तो वो हमेशा उनका जो है सीनियर सियासतदानों में शुमार किया जाता है उन्हें। और अगर हम जो है उनकी बात करें, जिस तरह से उनकी कारकर्दगी की, उनकी जिस तरह से उनकी एफर्ट्स रही हैं पीपल्स पार्टी में हमेशा, तो वो हमेशा ही दबंग जो है उनकी एंट्री और उनकी एफर्ट्स रही हैं। जी मैं बात कर रही हूँ नबील कबूल नादिर कबूल सन ऑफ नबील कबूल। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया आपके वालिद का, तो वाकई उनकी एक हमेशा एक अपनी पहचान बनी रही, उन जिस तरह से उनकी एफर्ट्स है वो तो सबके सामने ही है जी। तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह से अभी आपने देखा हमारे शो से पहले, आप सुन ही रही होंगी कि जिस तरह से एमकेएम पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रही है कि उनको बजट दिया जाता है और उसके बाद जो है एमकेएम के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया जाता है। तो ये इस तरह से क्यों ये मामला चल रहे हैं? एमकेएम के साथ सौतेला सलूक किया जी हाँ। एमकेएम अपने आप को खुद सौतेला अगर बना चुके हैं, जी जी, तो सौतेलों की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। अगर वो सगों की तरह हमसे रवैया रखेंगे तो हम सगों की तरह ट्रीट करेंगे। एमक्यूएम का जो माजी है वो बड़ा स्याह माजी है और बड़ा बेसिकली कंट्रोवर्शियल उनका माजी है। जो उनकी सियासत थी, बोरी बंद लाशें, धरने, शटर डाउन स्ट्राइक्स, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची में कुछ भी होता था, अल्ताफ़ हुसैन की एक कॉल आ जाती थी, पूरा कराची बंद कर देते ये लोग। सारे बिजनेसमैन इनसे तंग थे, ताजिर इनसे तंग थे। तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी मुश्किलों से बट फाइनली हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें रेंजर्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने अल्लाह का शुक्र है हमारी जान छुड़ाई अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम से। अब कहते हैं कि जो अभी हालिया एमक्यूएम है कि वो क्लीन है, साफ़ शफाफ है, और इसका सबसे बड़ा सबूत वो ये देते हैं कि इमरान खान साहब जो खुद सबसे बड़े मुखालिफ थे एमक्यूएम की, आज उनकी काबीना में एमक्यूएम बैठी है और उनसे पूछें कि क्यों, तो वो कहते हैं नहीं, वो अल्ताफ़ हुसैन वाली जो एमक्यूएम थी वो उनकी सियासत थी, बोरी बंद लाशें, कत्ल वगैरह, शटर डाउन स्ट्राइक, तो ये वाली अच्छी है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी। अभी फ़िलहाल कराची के लिए एमक्यूएम तो कुछ नहीं कर सकी, हालांकि वफाकी कैबिनेट में बैठी हुई है, उनके वज़रा भी बैठे हुए हैं, हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उनके होते हुए इमरान खान ने
इस तरह की दावे किए कि मैं 1100 अरब रुपए का काम कराऊंगा कराची के लिए, मगर कराची के लिए कुछ वफाक से तो नहीं आया। जो भी काम हो रहा है अल्लाह का शुक्र है सिंध हुकूमत ही कर रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स हो, आरओ प्लांट्स हो, लॉ इन्फोर्समेंट हो, कुछ भी हो, सिंध हुकूमत के ऊपर ही अकेले। हालांकि कराची जो है वो किसी एक सूबे का शहर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का शहर है, क्योंकि ये हब ऑफ पाकिस्तान है, इकोनॉमिक हब है, तमाम बिजनेस एक्टिविटी यहाँ से होती है, पोर्ट्स यहाँ पे है। उसके अलावा टैक्स जनरेशन जो सिर्फ कराची अकेले करता है वो पूरे पंजाब सूबे के बराबर है। तो उसके बावजूद अगर वफाक हमारे साथ इस तरह का सलूक करे कि नहीं सिंध हुकूमत जाने और कराची जाने, तो ये गलत है। हम ओन करते हैं कराची को, हम कहते हैं कि कराची जो है वो सिंध सूबे का दारुल हुकूमत है और उसी तरह हम ट्रीट करते हैं। मगर देखें, अगर वफाक को हमारी मदद नहीं करनी तो हमसे फिर टैक्स भी वसूल नहीं करे। फिर कराची से जितना भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वफाक बोले कि सिंध हुकूमत ही जनरेट करे, और फिर हम एक बेटर पोजीशन में होंगे कि जो यहाँ से आमदनी हो रही है वो फिर इसी शहर पे हम लगाएं, क्योंकि वफाक से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। और वो MQM को भी सोचना चाहिए कि वो क्यों बैठी हुई है। बल्कि PTI के अपने जो MNAs हैं कराची से, काफ़ी सारे अल्लाह का शुक्र है अपने ईमान को और अपने कॉन्शंस को लेके वो ओपनली बात करते भी हैं। लियारी के भी जो हमारे MNA बने हैं लियारी से, वो भी मानते हैं कि PTI बिल्कुल फेल हो चुकी है लियारी के इश्यूज़ डील करने में। उसी तरह से आपने देखा कि NA 249 में जो PTI जीती थी वो अभी भारी अक्सरियत से PTI हारी और वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। उसकी वजह ये है कि अब आवाम को पता चल गया कि इमरान खान को कोई इंटरेस्ट नहीं है सिंध कराची के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ बनी गाला में बैठ के उनको बस शौक था कि मैं एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, वो बन गए। उनको काम वाम कराने का कोई शौक़ नहीं है, कराची के लिए कोई प्लान नहीं है उनके पास। जो वादे दावे किए थे वो झूठे वादे दावे थे। गवर्नर हाउस में आके सिर्फ अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मिल के चले जाते हैं, फिर कराची के लिए कुछ करते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक है। आपकी सियासत में एंट्री, तो क्या आप अपने वालिद साहब से इम्प्रेस होके आपने सियासत में एंट्री दी, या फिर जो है आपने आवाम का दर्द देखते हुए आपने कहा कि नहीं यार अब मैंने भी जो है सियासत में कदम रख देना है? देखिए, अल्लाह का शुक्र है जो मेरी परवरिश थी और बचपन से हम देखते आ रहे थे कि आवाम के साथ उठना बैठना कैसे होता है, आवाम के लिए खिदमत करना। क्योंकि हम लोग अपने लिए नहीं जीते। जो नॉर्मली जो नौकरी पेशा लोग होते हैं बैंक में जिनकी ड्यूटी होती है, वो टाई लगा के अच्छे से कपड़े पहनकर अपना जाके 9 to 5 जॉब कर लेते हैं। उनको परवाह नहीं होती कि उनके लेफ्ट राइट आवाम किस तरह रह रही है, लोग किस तरह रह रहे हैं। जो हम जैसे सियासी फैमिली के जो लोग होते हैं, मेरे वालिद साहब मेरी फैमिली में 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन है। उससे पहले मेरे दादा भी सियासतदान रह चुके हैं और उससे उनसे भी पहले मेरे परदादा मतलब मेरे वालिद के जो दादा थे वो अंग्रेज़ों के दौर में वो पहले बल्कि डिप्टी स्पीकर थे सिंध असेंबली के, और वन ऑफ द 2 कराची के जो MPs, तो कराची आपको पता है उसमें पूरे कराची में सिर्फ 2 MPs होते थे। तो मेरे परदादा एक MPA थे कराची के, लियारी से उस वक्त भी जीते थे अल्लाह का शुक्र है, और फिर बाद में 2 दफ़ा मेयर रह चुके। तो ये हमारी फैमिली के अंदर एक चीज़ अंडरस्टूड है कि हमने अपने लिए नहीं जीना, हमने आवाम के लिए जीना है और कम्युनिटी के लिए जीना है। और उसी में अल्लाह भी हमें हुक्म देता है कि आप जब आते हो दुनिया में, आप सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं आते हो, आपने अपने आसपास जो माशरे हैं उसमें भी एक पॉजिटिव चेंज लाना है, लोगों के मसले मसाइल हल करने हैं। तो ये चीज़ बचपन से मैंने देखी थी, तो एक तरह से इनेविटेबल था कि मैं ऐसी फील्ड में आऊँ, और अल्लाह का शुक्र है अभी 5-6 साल हो गए मुझे आवाम के साथ अमली तौर पे आने में। वैसे तो बचपन से देखते आ रहे हैं जी हाँ, मगर अभी 5-6 साल हो गए जिसमें अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली लियारी और उसके अलावा मलीर गडाब की आवाम, सफूरा गोट की आवाम, उनके साथ मेरा एक अच्छा राब्ता बन चुका है। उनके मसले मसाइल सुनना और अपनी हैसियत के मुताबिक उन मसले मसाइल को हल कराना, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। यूथ के ऊपर बड़ा फोकस है मेरा, स्पोर्ट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, जो भी कर सकते हैं। अभी आपको पता है मैं फ़िलहाल कोई वज़ीर या MPA तो नहीं हूँ, मगर अपनी हैसियत में पार्टी के प्लेटफॉर्म से, पार्टी की मदद से जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। जी, जैसे आपके वालिद साहब, अगर हम बात करें अजीज़ाबाद की या फिर लियारी की, तो उनके लिए मसलों के हल फ़ौरन निकालते थे और वो मतलब वहाँ पे उनके से आवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहते थे। जी। तो मैंने देखा मतलब अच्छा ठीक है, जिस तरह से आपने बात की सियासत की, तो कभी जिस तरह से आप सियासत के हवाले से अपने वालिद साहब से बैठ के बातचीत करते हैं, कुछ उनसे सीखने को मिला? बचपन से देखें, स्कूल से घर आते थे तो साथ ही बैठे होते थे, अच्छा। सुनते थे कि क्या मसले पेश आते हैं। शुरू से कराची और पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या मसले हैं, यही कि महंगाई है, रोज़गार की कमी है, बिजली के वही मसले हैं, वही मसले आज भी चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास इनमें प्रोग्रेस नहीं हुए इन मसले मसाइलों में। आज भी अगर हम जाते हैं लियारी, तो लियारी में लोग ये कहते हैं कि भाई हमें रोज़गार दो, हमारी जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, गटर लाइन बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी की शदीद कमी है वहाँ पे, लोड शेडिंग वहाँ पे आपको पता है 22 घंटे, 2 घंटे से आती है बिजली वहाँ पे, बाकी दिन में 20-22 घंटे वहाँ पे
बिजली नहीं होती है। तो कोशिश कर रहे हैं इन मसले मसाइल के ऊपर हल करना। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है। अब हमारा साइज़ है अमेरिका के एक सूबे जितना, और हमारी जो आबादी है वो तकरीबन आधी अमेरिका से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। भुट्टो साहब की बड़ी मेहरबानी थी अब कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में और अपनी हुकूमत में पाकिस्तान से लेबर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार की उस वक्त भी कमी थी। तो भुट्टो साहब ने पासपोर्ट बना के दिए गरीब आवाम को, लेबर तबके को, कि आप लोग जाएँ रोज़गार की तलाश के लिए, सऊदीया जाएँ, UAE जाएँ और दीगर ममालिक। तो भुट्टो साहब का शुक्रिया कि उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रखी थी जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान के ऊपर बोझ बहुत कम है। क्योंकि अगर लोग पाकिस्तान में रोज़गार ढूंढें उनको नहीं मिलेगी, मगर बाहर अल्लाह का शुक्र मिल रहे हैं। और अभी भी जो भी हमारी हुकूमत है, ये आने वाली हुकूमतें, उनको इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्सेज है वो हमारा जो लेबर तबका है, जो स्किल्ड लेबर है। किसी न किसी तरह दुनिया में पाकिस्तान का जो इम्प्रेशन है, पाकिस्तान की जो एक नज़रिया है, उसको इतना एक पॉजिटिव रखे कि लोग खुद बुलाएं हमारे मुल्क से लोगों को काम करने के लिए, डॉक्टरों को बुलाएं, इंजीनियर्स को बुलाएं। उसके अलावा जो निचले तबके के जो लेबर क्लास है, जो कंस्ट्रक्शन में के साथ मुंसलिक है, उनको बुलाएं ताकि उनको भी रोज़गार मिले, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो, रेमिटेंसेज आएँ। ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इलेक्शन लड़ने का सोचा आपने? इलेक्शन का तो 2018 में भी सोचा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी की मर्जी। 2023 में दोबारा इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। तो किस हल्के से सोचा था? लियारी से ही, क्योंकि आज से नहीं तकरीबन 150 साल से लियारी से ही हम सियासत कर रहे हैं। हालांकि ऑप्शंस मेरे पास बहुत हैं। मैं सफूरा गोट से भी हमारे वहाँ पे गबोल रहते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ो। मलीर में हमारे हैं, वहाँ पे कहते हैं वहाँ से लड़ो। मगर क्योंकि लियारी से हमारा एक पुराना ताल्लुक है, मेरे परदादा, फिर दादा, फिर वालिद ने वहाँ पे इतने काम किए हैं लोगों के साथ, इतना उनका क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो आज भी लियारी की आवाम कहते हैं कि इस फैमिली ने जिसने काम किया हमारे लिए, गबोल फैमिली ने, हम चाहते हैं कि उसका एक नया चेहरा, एक यंगस्टर आए, हमारे साथ काम करे, मिलके हमारे मसले मसाइल सुने और हल करे। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, दुआ करते हैं 2023 में अप्लाई करेंगे टिकट के लिए। अगर पार्टी देती है तो पार्टी का शुक्रिया होगा। ठीक है जी। मौजूदा सियासत किस तरह जाती देख रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब हैं। 2018 में जो हालात थी हमारी इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट की जो स्टेटिस्टिक्स देख लें, इन्फ्लेशन के स्टेटिस्टिक्स देख लें, उसके बनिस्बत इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही एक बुरे पोजीशन में है। और फ़िलहाल कोई होप भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो रात को एक बात करता है, सुबह उठ के एक और बात करता है, उसकी कोई टीम नहीं है, रोज़ म्यूज़िकल चेयर्स खेलता है, कभी एक वज़ीर उठा के किसी और वजारत में उसको सौंप देता है, अपनी टीम से किसी को निकालता नहीं है, वो बस सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के साथ खेल रहा है, भूल भुलैया खेल रहा है, म्यूज़िकल चेयर्स खेल रहा है। तो फ़िलहाल तो कोई होप नहीं है। अल्लाह का शुक्र है 2023 जल्दी, अल्लाह का मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि 2023 जल्दी आ जाए और इस नायल हुकूमत से, सेलेक्टेड हुकूमत से हमारी जान छूट जाए किसी तरह। ठीक है जी। आपने पीपल्स पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया, जबकि और भी जमातें मौजूद हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी? बिल्कुल, देखें ऑप्शंस तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से। पीटीआई से मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी ऑफर्स थी कि पीटीआई ज्वाइन करें। वो इस तरह का एक बेसिकली इंप्रेशन देते थे कि पीटीआई नई पार्टी है, आप एक नए चेहरे हो, एक न्यू जनरेशन से आप ताल्लुक़ रखते हो, के बारे में बात करें तो आप आएँ। मैंने कहा भाई, जिसका लीडर ही खुद 70 साल का है, तो उस पार्टी को ज्वाइन करके मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये यूथ की पार्टी है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी और मेरी उम्र एक है, हम दोनों माशाल्लाह हम उम्र है, तो उनकी सोच से ज़्यादा मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। और उसके अलावा पार्टी का जो के साथ जो मेरी फैमिली का ताल्लुक़ रहा है, परदादा मेरे ऑब्वियसली उस वक्त तो पीपल्स पार्टी नहीं थी, तो वो पीपल्स पार्टी में नहीं थे, मगर जब से पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई है, मेरे दादा भुट्टो साहब के साथ शरीक थे पीपल्स पार्टी बनाने में और उनके साथ रहे जब तक भुट्टो साहब जिंदा थे। फिर मेरे वालिद साहब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जिला वतनी से आई थी वापस 86, तब से लेके उनकी शहादत तक 2007 तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे। तो पार्टी के साथ हमारा एक पुराना नस्ली ताल्लुक़ है, तो बेहतर यही कि बंदा उसी पार्टी में जाए जो उसको घर जैसा फीलिंग है उसकी। बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं आजकल की जो सियासत है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, मतलब वो वाली सियासत तो रही नहीं है ना जिसमें आवाम के लिए सोचा जाए। तो क्या आप इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं? देखें, ये जो इल्ज़ाम तराशी वाली सियासत है ना, वो अभी इस वक्त उरूज पे अपने। इमरान खान से जब पूछे ना कि आपने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, वो कहता है नहीं मैंने कुछ किया नहीं किया, पिछली हुकूमत ने बर्बाद कर दिया। कर्जे का पूछते हैं, कहते हैं भाई पिछली हुकूमतों ने। महंगाई का कहते हैं पिछली हुकूमत ने। और ये तो इंतहा तब हो गई जब पूछा गया रेलवे मिनिस्टर से कि ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ है, वो कहता है पिछली हुकूमत से पूछो जाके। तो भाई अगर हमने हर चीज पिछली हुकूमत से ही जाके पूछना है, कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है साल में एक ही हादसा हुआ। देख लेना आप ये किस तरह के नाअहल लोग बैठे हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने। देखिए खुद ही देखिए, जो जिंदगी होती है ना, वो एक सफर होता है, वो कोई एक डेस्टिनेशन नहीं होता कि बस इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बस दुनिया खत्म हो गई। ये भी एक एक्सपीरियंस था, देख लिया दुनिया ने, ताकि
ताकि बाद में इमरान खान ये नहीं बोल सकता अपने डेथ बेड पे मरते वक्त, ये तो कम से कम नहीं बोल सकता था ना कि यार मुझे मौका नहीं मिला इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका पाकिस्तान के लिए। भाई आपको मौका भी मिल गया, आप इंतहाई मतलब बुरे तरीके से, बदतरीन तरीके से आप फेल हो गए, कम से कम आप बाद में बोल नहीं सकते कि आपको मौका नहीं मिला। और माजी की हुकूमत की जो बात करते हैं, तो अभी 2023 में फिर इमरान खान भी माजी की हुकूमत कहलाएगी, तो फिर तब आप क्या बोलोगे जब आपसे पूछा जाएगा भाई आप भी तो माजी की हुकूमत है, आपने क्या किया? आपके पास कुछ बोलने के लिए होगा नहीं। अल्लाह का शुक्र है जो हमारी जो नया नस्ल है हमारा, वो बाशऊर है, और 2023 में जब वो वोट देने आएगा तो भारी तादाद में जो वोटर होगा वो यूथ होगा। जो आज 16-17 साल के बच्चे हैं वो अभी 2 साल में 18 साल के हो जाएंगे, वोट देने के काबिल होंगे। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि वो इमरान खान जैसे दोगले और जिसको बोलते हैं झूठे बंदे के लिए वोट इंशाल्लाह नहीं देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से हम सवालात कर रहे थे आपके कि आप जो है जिस तरह की अभी सियासत की सूरत हाल चल रही है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। आपने कहा जाहिर सी बात है ये सब चीज़ों का तो हिस्सा है। अगर आप लियारी से आपको टिकट मिल जाता है तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे लियारी के अवाम के लिए? सबसे पहले पानी का मसला हल कराएंगे। अच्छा जी। क्योंकि पानी आपको पता है इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और अगर अल्लाह ने हमारा साथ दिया और पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया और वफाक में भी हमारी हुकूमत है, तो सबसे पहला काम हम ये कराएंगे। क्योंकि लियारी आपको पता है वो कोस्टल एरिया है, वो पानी समंदर से करीब है वो, तो वहाँ पे अगर एक डिसैलिनेशन प्लांट लग जाए जैसे दुबई में होता है या सऊदी अरब में होता है, तो पानी की किल्लत तो फ़ौरन इंशाल्लाह हल हो जाएगी। उसके अलावा रोज़गार पे मैं बहुत काम करूँगा। एक दफ़ा इंसान को पानी मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, फिर वो खाना भी खरीद सकेगा, अपने लिए खाना ले सकेगा। तो बेसिक ही नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। वही जो हमारा भुट्टो साहब का नारा है, वो नारा सोच समझ के भुट्टो साहब ने एक ज़माने में दिया था। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान को अगर मिल जाए तो कम से कम वो सुकून से बैठ तो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास गाड़ी आ जाए या मोबाइल आईफोन आ जाए 2.5 लाख रुपए का। अगर ये बेसिक चीज़ें आ जाए तो इंसान कम से कम उसका गुजर सफ़र हो सकता है, और बाकी चीज़ें आते रहेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। क्योंकि ज़ाहिर है आजकल जो अगर हम देखते हैं जिस कोविड की वजह से सूरत हाल चल रही है, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो है मतलब ज़ाहिर है आपको पता है। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी ये वाक़या यहाँ पे एक बयान किया था कि एक बंदा जो था उसने एक स्नैचर था बेसिकली, उसको जब पकड़ा गया पुलिस ने जो है अरेस्ट किया, तो उस पर पूछा गया कि मतलब ये आपकी ऐसी क्या वजह बनी थी जिस पे आपने ये आपने मतलब किया। तो कहते हैं कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी वालदा की, और मेडिसिन के पैसे नहीं थे, तो जिसकी वजह से मैंने जो है ये मजबूरी की वजह से आके मैंने चोरी की। तो ना इसकी मतलब हम बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें।